हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ करंट वीकली कंपाइलेशन पर चर्चा करूंगा। यहाँ हम देखेंगे कि 9 तारीख से 15 तारीख तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। और पॉलिटी से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस के बारे में चर्चा करती है कि ये यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक कैटेगरी में आएगी, माइनॉरिटी की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर अभी आप बस इतना जान लीजिए कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को पलट दिया है। तो क्या है मामला, पूरा देखेंगे। इसके अलावा देखो, भारत की जेलों को लेकर के एक आर्टिकल है, भारत की जेलों की क्या स्थिति है और किस तरीके का भेदभाव वहाँ पे आरोपियों को झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा ये आर्टिकल है जो ये विंड एनर्जी से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा विश्व है जो वो नवीकरणीय ऊर्जा की रेस में लगा हुआ है और इसमें विंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दे रही है। तो किस देश का क्या योगदान है इस वक्त, भारत की क्या स्थिति है, ये सारा डेटा इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो डेटा मैं आपको यहाँ पर अखबारों के माध्यम से कुछ डेटा ऐसा है जो आपको डायरेक्टली मिल जाता है, तो वो यहाँ पर पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा साइंस एंड टेक में आप CKM सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है ये CKM सिंड्रोम और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के साथ इसका क्या नाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये आप देख लीजिए, यहाँ पर गैप के बारे में बता रहे हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन गैप है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट में और विकास में क्या है 36 का आंकड़ा है। जो विकास जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है वहाँ एनवायरनमेंट है जो वो थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है। तो उस चीज़ों में एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, जिसमें चाइना, US, इंडिया, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। देखेंगे पूरा। और इसके अलावा बाकू में जैसा कि आप जानते हैं कि COP29 है जो वो चल रही है। तो COP29 क्योंकि बाकू में अभी चल रही है तो उस दौरान एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ फाइनल हो चुकी है जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट ट्रेड। ठीक है, ये ग्लोबल स्तर के बारे में बात हो रही है कि विश्व कार्बन क्रेडिट किस तरीके से आदान प्रदान कर पाएगा उसके बारे में, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पॉलिटी का आर्टिकल लेते हैं। और पॉलिटी का आर्टिकल लेने से पहले मैं आपको बता दूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी हम नवंबर में आ चुके हैं और नवंबर में क्योंकि अब हम आ चुके हैं तो इस लिहाज से आपको अब प्री की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाना चाहिए। और अगर आप प्रीलिम्स की तरफ फोकस करना चाहते हैं, तो हम आपको SIP प्रोग्राम दे सकते हैं, SIP प्लस, जिसमें क्या होगा, SIP प्लस में एक रिवीजन करा दिया जाएगा आपको, सारा रिवीजन है ना, हर एक सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस के माध्यम से रिवीजन होगा। प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, टेस्ट की सुविधा आपको दी जाएगी, है ना, टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप 2026 के लिए प्रयासरत हैं तो आपको हमारा P2I बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगर आप 2027 के लिए प्रयासरत हैं तो भी आप हमारा लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस आधार पे अगर आप सबसे कम प्राइस चाहते हैं, P2I बैच के बारे में मैं बता दूं आपको कि P2I बैच है यानी कि यहाँ पर प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल होती है। SIP भी उसी का पार्ट है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पर P2I बैच का हिस्सा नहीं है उनके पास ये सुविधा है कि वो SIP अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये SIP भी उस P2I का पार्ट है जिसमें कि प्रीलिम्स की जो हम अलग से प्रिपरेशन कराते हैं तो वो SIP में शामिल हो जाता है। ठीक है, चलिए प्राइस के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाकर के ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करें और ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर जो भी मिनिमम प्राइस है वो आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक ही प्राइस है जो वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। चलिए, तो और पहले आर्टिकल की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स द 1967 वर्डिक्ट ऑन द AMU's माइनॉरिटी टैग। क्या है मामला, मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, लंबे समय से ये इशू चल रहा है कि भाई बताइए कि AMU है जो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। AMU कैसा है, अल्पसंख्यक है या नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय या संस्थान है जो वो। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के ये सवाल आज का नहीं है, बहुत पुराना सवाल है। ठीक है, मामला क्या है,
मामला ये है कि अगर मैं शुरुआत की बात करूं या मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या इस तरीके के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पर हो सकते हैं, तो आर्टिकल 30 आपको पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 30 ये बताता है कि किसी भी तरह का लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो, भाषाई आधार पर या धर्म के आधार पर, भाषाई आधार पर या धर्म के आधार पर, है ना, अगर भाषाई अल्पसंख्यक है या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, दोनों के पास ये पावर है कि वो किसी इंस्टीट्यूट को के प्रबंधन मतलब किसी इंस्टीट्यूट का प्रबंधन है जो वो कर सकते हैं, मतलब उसका स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, स्थापित और प्रबंधन उसका संभाल सकते हैं, स्थापित और प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 30 ये पावर देता है किसी भी भाषाई आधार पर माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को, या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक को, कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है, प्लस वो उनका मैनेजमेंट भी कर सकता है। दोनों चीज़ों की परमिशन यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। अगर हम AMU की बात करें तो AMU जो आज AMU के नाम से जिसको हम जान रहे हैं, वो पहले AMU नहीं था। AMU जो था वो पहले क्या हुआ करता था, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है जो वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। और क्यों की थी इसकी स्थापना 1875 में? इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि जो मुस्लिम समुदाय में जो शैक्षिक पिछड़ापन है उसको दूर किया जा सके। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, मुस्लिम समुदाय में शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस इंस्टीट्यूट में दोनों तरह की शिक्षाएं मतलब एक रिलीजियस और एक मॉडर्न शिक्षा, है ना, दोनों तरह की शिक्षा, एक आपकी धार्मिक आधार पर धार्मिक शिक्षा और दूसरा जो आपकी मॉडर्न शिक्षा है, वो दोनों मिलेगी। और वहाँ पर जो लोग हैं वो तैयार होंगे किसके लिए? सरकारी नौकरियों के लिए। मतलब उस समय की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया का समय है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो जो सरकार होगी उसकी सेवा के लिए नॉलेज होगी उनके पास, प्लस उनके धर्म से रिलेटेड नॉलेज भी इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पर इसको स्टार्ट किया गया। और वेस्टर्न एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन दोनों चीज़ों की व्यवस्था है जो वो यहाँ पर की गई। ठीक है, खैर 1875 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद हम आते हैं 1920 के वर्ष में। 1920 का वर्ष नो डाउट आज़ादी से पहले का वर्ष है। ठीक है, आज़ादी से पहले का वर्ष है 1920। और 1920 में क्या होता है कि 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। किसके तहत मिलता है? यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो मिलता है इसको AMU एक्ट 1920 के तहत। AMU एक्ट 1920 के तहत। ठीक है, ये AMU एक्ट जैसे ही मैंने बोला मतलब ये अधिनियम है। अगर ये अधिनियम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम है, तो यानी कि किसने बनाया? यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार ने बनाया है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये जो दर्जा इसको मिला है ये केंद्र सरकार ने दिया है। एक चीज है ना, ये समझ में आ रहा है कि यहां से केंद्र सरकार है जो उसने इसको ये दर्जा दिया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जो यहां पर ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहां पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि संविधान से पहले, ठीक है, संविधान से पहले ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का इसको दर्जा मिला हुआ है। और इन्होंने किसने दिया है? केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन संविधान से पहले। तो सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो संविधान से पहले जिनको था, क्या उनको बाद में भी वो एज इट इज़ दर्जा है जो वो आगे भी चलता रहेगा आज़ादी के बाद भी? तो अभी इसका आंसर है जो इस बार वर्डिक्ट में मिल चुका है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जिसमें कि कह दिया गया है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि 1920 में ऐसा हुआ। ठीक है, इसके बाद आया 1967 का वर्ष। 1967 के वर्ष में एक केस होता है। केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया एस अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो केस गया, इस केस में बेसिकली यही बात थी कि क्या जो हमारा AMU है वो अल्पसंख्यक
इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, यही बात थी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यहाँ पर ये कहा कि देखिए 1951 से लेकर के 1965 तक, 1951 से लेकर के, ठीक है, एक बात इन्होंने कही कि 1951 से 1965 तक, इस दौरान आपने बहुत सारे बदलाव किए। जो आपका अधिनियम था उसमें आपने बहुत सारे संशोधन किए, संशोधन याद नहीं करने, लेकिन बहुत सारे आपने संशोधन किए। और उन संशोधनों में आपने एक संशोधन ऐसा भी किया है जिसमें कि आपने यूनिवर्सिटी कोर्ट में नॉन मुस्लिम्स को अलाउ किया है, मुस्लिम को अलाउ किया। क्या है ये यूनिवर्सिटी कोर्ट? यूनिवर्सिटी कोर्ट का मतलब है कि जो इसके प्रबंधन में काम करने वाली जो बॉडी है, ठीक है, प्रबंधन में काम करने वाली जो बॉडी है, उस बॉडी में आपने नॉन मुस्लिम्स को अलाउ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर संशोधन करने के बाद तो ये ऑब्जर्व किया। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से आप दोनों चीज़ें समझी और आपको अब यहाँ से निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कहता है कि देखो, एक चीज़ आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 30 जो बोल रहा है वो किसके लिए? स्थापना के लिए बोल रहा है और प्रबंधन के लिए बोल रहा है, ठीक है, स्थापना और प्रबंधन। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या कह रहे हैं कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो उसका जो समुदाय है, मान लीजिए कि मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय के पास ये पावर है कि वो उसकी स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में अगर कहेंगे तो यहाँ जो स्थापना हुई है वो किसके द्वारा हुई है? वो हुई है एक्ट के थ्रू, 1920 के AMU एक्ट के थ्रू। AMU एक्ट 1920 ने की, मतलब कि ये तो सरकार ने की, केंद्र सरकार ने की। दूसरी चीज़, प्रबंधन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम ही होने चाहिए थे प्रबंधन में। मतलब अगर आर्टिकल 30 की बात करें तो वो मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को भी अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि आपने यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को भी अलाउ किया और इस एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई है, तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन है वो आपका इंस्टीट्यूशन फिट नहीं हो रहा है उस डेफिनेशन में। तो क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन उस डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है तो इस आधार पर AMU अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये कब की बात है? ये आज की बात नहीं, ये 1967 की बात है, ठीक है। 1967 वाले केस की बात है जिसमें कि नहीं कह दिया कि नहीं है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली क्या होगा, है ना, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन वगैरह हुआ और फिर प्रदर्शन के बाद मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया कि इंस्टीट्यूशन है जो वो क्या नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद उठने लगा। साल आता है 1981 का। 1981 का जो वर्ष है, इसमें 1981 वाले वर्ष में AMU एक्ट में सरकार ने बदलाव किए। AMU एक्ट में सरकार ने बदलाव किए और जो बदलाव किए और फिर उसके बाद उन्होंने इसको प्रूफ कर दिया, मतलब जो भी उसमें चेंजेस थे उसमें इस तरीके से उसमें सारे चेंजेस कर दिए कि जिससे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो गया और फाइनली उसको अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिल गया, अल्पसंख्यक, ठीक है। बदलाव किए और इसको अल्पसंख्यक समुदाय का जो है वो दर्जा दे दिया। 1981 की बात है ये, ठीक है। सब चीज़ें ठीक से चल रही थी। आप सोच रहे होंगे सर इतनी लड़ाई क्यों है, अल्पसंख्यक चाहिए क्यों इनको, क्या होता है इससे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से? माइनॉरिटी से फ़ायदा है। देखो फ़ायदा क्या हो जाता है, एक रिजर्वेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। रिजर्वेशन का फ़ायदा, रिजर्वेशन का कैसा? नॉर्मली यहाँ पर SC, ST, OBC, EWS ये सब नहीं चलता, ठीक है, ये सब नहीं चलता। इन इंस्टीट्यूशन में सीधे 50% कोटा होता है, मुस्लिम कोटा होता है। किसके लिए? मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए, सीधे 50%, फ्लैट 50% है जो वो कोटा यहाँ पर होता है। तो इसलिए फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की मांग इतनी ज़्यादा उठती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और साल आता है अब जो साल आता है वो है आपका PG 2005 का साल, 2005 का साल। और इस 2005 के साल में PG मेडिकल कोर्स के स्टूडेंट्स ने, PG मेडिकल कोर्स
मेडिकल कोर्स, ठीक है। इस कोर्स में 50% रिजर्वेशन मुस्लिम समुदाय के बच्चों को था। तो जिनको नहीं था वो कहाँ पहुंच गए, वो पहुंच गए PIL लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट। और क्योंकि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए तो इसलिए मामला फिर से उठ गया। और फिर से जब उठा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेस बनाया किसको, बेस बनाया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वाली वर्डिक्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी वर्डिक्ट दी थी पहले कि भाई देखो आप दोनों आधारों पर, आर्टिकल 30 के दोनों आधारों पर फिट नहीं बैठ रहे हो, तो उस आधार को उन्होंने बेस बनाया, उसको आधार बनाया और फिर से इसको क्या खारिज कर दिया, खारिज, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि इसको अल्पसंख्यक समुदाय से हटा दिया कि ये अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। ऑब्वियसली मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही था, तो सुप्रीम कोर्ट चला गया और कई सारी पिटीशंस गई, इवन केंद्र सरकार की तरफ से भी पिटीशन गई, केंद्र सरकार की तरफ से भी PIL गई, है ना, केंद्र की तरफ से भी PIL गई और भी कई सारी गई और इनकी तरफ से भी गई। हालांकि ये PIL है जो केंद्र सरकार ने अभी 2000 आई थिंक 16 में वापस ले लिया इसको, है ना। जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने इसको वापस ले लिया 2016 में। और इसके पीछे का तर्क उन्होंने जो दिया वो ये कि एक डेमोक्रेटिक देश में इस तरह की अल्पसंख्यक समुदाय की मांग करने पर सुनवाई होना ये ठीक नहीं है, इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं है, छवि खराब होती है, तो जिसकी वजह से हम इसको वापस लेते हैं। लेकिन और भी कई सारी PIL गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात की। और 2019 में, 2016 के बाद 2019 आया और इस 2019 में रंजन गोगोई जो ये चीफ जस्टिस थे जब, तो उस समय ये मुद्दा उठा कि भाई अब इसकी सुनवाई करनी होगी। तो इनकी जो बेंच थी उन्होंने इसको समझा और फिर उसके बाद इनकी जो बेंच थी, रेगुलर बेंच, इनकी बेंच ने इस पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर दिया। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे पर कई सारे संविधान के इंटरप्रिटेशन मैटर करते हैं, बहुत सारे संविधान के इंटरप्रिटेशन मैटर करते हैं। और क्योंकि संविधान जिस में जो चीज़ें लिखी हैं उसके हिसाब से चीज़ें कई बार क्या है कि सही दिखती हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन हमें उसका निकालना पड़ता है। यही मेन सुप्रीम कोर्ट का काम भी है, जो संविधान में चीज़ें लिखी हैं उनका सही इंटरप्रिटेशन निकालना ही सुप्रीम कोर्ट का रियल काम है, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इसको रेफ़र किया, जो कि 7 जजेस की बेंच थी, 7 जजेस की बेंच है जो इस पर नियुक्त हो गई, ठीक है। 7 जजेस की बेंच, 7 जज बेंच है जो 7 जज बेंच है जो उसका ही निर्णय अभी आया है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 7 जज बेंच, 7 जजेस की बेंच ने जो अभी निर्णय दिया, ये नियुक्त हुई और फिर उसके बाद फाइनली इनका निर्णय आता है, ठीक है। जो 7 जजेस की बेंच का निर्णय है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो निर्णय आया है ये उसी 1967 वाले केस के लिए आया है, ठीक है। 1967 में जो केस जो हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का ही था, 1967 में जो सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट था, इसी वर्डिक्ट को 2024 में बदल दिया गया है, ठीक है, बदल दिया गया है, ठीक है, इसको ही बदला गया है, ठीक है। इसी के बारे में चर्चा है। तो क्या है, इसका पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो एक पॉइंट इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कहा वो ये है कि देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने माइनॉरिटी कैरेक्टर को सिर्फ इसलिए नहीं खो सकता कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो, मतलब उसका समुदाय है जो वो एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हो गया है। तो एक तो प्रबंधन वाली बात को मैनेज किया यहाँ से, है ना, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने माइनॉरिटी वाले कैरेक्टर को सिर्फ इस वजह से नहीं खो सकता कि उसका समुदाय अब उसका साथ नहीं दे रहा प्रबंधन में, ठीक है। माइनॉरिटी कैरेक्टर को इसलिए नहीं खो सकता कि समुदाय है जो उसमें नॉन मुस्लिम ऐड हो गए हैं या उसका समुदाय अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी पहचान किसी कानून के तहत हुई है ना। अब स्थापना वाली बात, एक तो मैनेजमेंट वाली बात के लिए उन्होंने ये बात कह दी, और दूसरी स्थापना वाली बात कि अगर कोई कानून से हुई है, भाई अगर कानून से नहीं हुई होती तो जितने लोगों ने उसके बाद वो डिग्री की तो क्या वो वैध रहती, है ना। तो कानून के आधार पर स्थापना हुई है,
ये स्थापना हुई है, ये कोई रीज़न ही नहीं है जिस वजह से आप इसको खारिज कर सकते हो, तो इसका ये भी पलट दिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। हालांकि आप कहेंगे सर अब क्या कहा है उन्होंने एएमयू के स्टेटस के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। एएमयू का स्टेटस रियल में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ये इसका फैसला है जो वो कौन देगा, वो देगा आपके रेगुलर बेंच। ठीक है, रेगुलर बेंच देगी इसका फैसला, रेगुलर बेंच देगी इसका फैसला, है ना। लेकिन उसका आधार क्या होगा, आधार क्योंकि पहले जो हाई कोर्ट ने दिया था उसका आधार उन्होंने पिछले वाले 1967 वाले को बनाया। उन्होंने कहा ये वाला जो अब हमने जो दी हैं दो बातें, ये इसका मेन आधार होगा, ये इसका मेन आधार होगा जिसके बेसिस पर अब रेगुलर बेंच है जो वो अपना फैसला सुनाएगी। एक और बात उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्थापना मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही हुई है, मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही हुई है। ठीक है, ये ओनस, ये जो जिम्मेदारी है ये किसके पास है, ये समुदाय के पास ही है। समुदाय, समझे इस बात का मतलब ये समुदाय की ही जिम्मेदारी कि वो ही फाइनली बताए, मतलब वही ये बात प्रूफ करे कि हाँ इस संस्था की जिम्मेदारी मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही की गई है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो फाइनली है जो वो अभी एएमयू को क्या दर्जा है क्या नहीं है वो तो रेगुलर बेंच बताएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो बेस बता दिए हैं कि इस बेसिस पर अब आपको बताएं, तो ऑब्वियसली आपको फैसला समझ ही आ रहा होगा कि उन्होंने जो बेस बताए हैं उसके आधार पर अब वो अल्पसंख्यक समुदाय की कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी जेलों को लेकर के एक आर्टिकल आया है कि भाई भारत में जेलों में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है जो वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, जेलों में, भारत की जो जेलें हैं उसमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव देखने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024। ठीक है, ये 24 का केस है इसलिए इस केस को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 है जो इसमें कहा गया कि देखो भाई भारत की जो जेलें हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव है जो वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, भेदभाव देखने को मिल रहा है इन जेलों में। और यहाँ पर किस तरीके का भेदभाव है, यहाँ पर कास्ट बेस्ड मतलब कि जाति आधारित भेदभाव है कि जो भी आता है उसको क्या करते हैं कि कैटेगरीज बना रखी हैं ABCD मान लो, है ना, कि आप A जाति के हैं, आप B जाति के हैं, आप C जाति के हैं, आप D जाति के हैं, तो ये A जाति वाला है जो ये कपड़े धोएगा, है ना, कपड़े धोने का काम इसको दिया जाएगा, खाना बनाने का काम इसको दे दिया गया, है ना, ये वाला काम है जो गार्डनिंग का काम इसको दे दिया गया। मतलब ये सब क्या जेल मैनुअल में मेंशन है कि भाई फला व्यक्ति इस कास्ट के बेसिस पर उसको ये काम दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई जब आप ये बात करते हो कि भाई कास्ट के बेसिस पर आप काम का आवंटन कर रहे हो, तो यानी कि एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कास्ट बेस्ड पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो जो कि आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है, 14 और 15 का उल्लंघन है। आप जानते हैं 14 के तहत हम बात करते हैं समानता की और 15 के तहत ये बात होती है कि किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक चीज़ उन्होंने ये बात कही। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज, एक और केस आता है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुराना केस है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का 1980 का केस है। ठीक है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का 1980 का केस है और इसमें क्या है कि कहा गया है जो पंजाब पुलिस है उनके मैनुअल में प्रॉब्लम है। वो क्या कर रहे हैं, उनके मैनुअल में ये बात लिखी गई है कि जो गरीब, मैनुअल में ही लिखा हुआ क्या, गरीब वाला है, गरीब आरोपी है, अंडर ट्रायल के लिए कह रहे हैं, गरीब अंडर ट्रायल का मतलब अभी वो आरोपी है, अभी वो दोषी नहीं हुआ है ना, अभी वो अपराधी नहीं हुआ है, अभी वो सिर्फ आरोप लगा है उसके ऊपर, तो अंडर ट्रायल में तो रहेगा। तो पुलिस जब इस आरोपी को लेकर के जाती है, ठीक है, तो गरीब वाला है तो उसके हथकड़ी लगा करके लेके जाती है, और अगर अमीर है
अमीर है तो उसको क्या है, हथकड़ी नहीं लगाती है। अमीर है तो हथकड़ी नहीं लगाएगी, गरीब है तो हथकड़ी लगाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मतलब उसमें माना जाता है कि भाई गरीब वाला है वो खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसको हथकड़ी लगा करके रखो। ये अपने आप में दोबारा से क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, वर्ग के आधार पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या जिक्र हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर मतलब ये आप देख पा रहे हैं ना कि ये संस्थागत असमानता है। ये जो असमानता हो रही है ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये संस्थागत है, ये पूरी एक संस्था कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द याद रखिएगा आप, संस्थागत असमानता। ठीक है, संस्थागत असमानता है ये पूरी। ठीक है, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन है जो वो हो रहा है। इसके अलावा और भी है, इनेशियो मैनुअल मिरांडा वर्सेस स्टेट और मधुकर भगवान जम्बाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केसेस के नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन यहाँ बस यहाँ पे याद रखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी ये बात कहता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि गिनती गिनवा रहे हैं, महाराष्ट्र है ना, गणना करवा रहे हैं, सॉरी अक्षर के आधार पर, अल्फ़ाबेट है ना, कि कौन कितना अल्फ़ाबेट लिख सकता है, अल्फ़ाबेट अक्षर। ठीक है, जो जितने अक्षर लिख रहा है उसको उस कैटेगरी में डाल दिया कि भाई ये इतने अक्षर लिख रहा है, ये इस कैटेगरी का बंदा है और ये इस कैटेगरी का बंदा है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो इनको है जो हमें क्या करना है, इनको हमें मतलब इस पर है जो ये है कि ठीक करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। और आप ये कह सकते हैं कि देखिए जुडिशरी की ओर से डिले तो बहुत है, एनकाउंटर वाले केस को आप ले सकते हैं। एनकाउंटर जब होते हैं तो सब अच्छा फील करते हैं, सब अच्छा फील करते हैं एनकाउंटर होने पर। क्यों अच्छा फील करते हैं? इसलिए अच्छा फील करते हैं कि भाई फैसला ऑन द स्पॉट हो गया है ना। बाद में ये जेल में जाता तो जेल में क्या है, इसको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता और मस्त लाइफ बिताता वहाँ पर अपनी, और फिर उसके बाद वापस चला आता और फिर से क्राइम करता। लेकिन यहाँ पर एनकाउंटर हो गया तो खेल ख़त्म। लेकिन बात यहाँ पर है कि भारत में ये ठीक नहीं है, ये कल्चर ठीक नहीं है, क्योंकि जिसका जो काम है वो वही होना चाहिए। एनकाउंटर जैसी चीज़ है वो पुलिस को क्या है कि ज़्यादा पावर दे देती है, जबकि अपराधी है या नहीं ये सब डिसाइड करना जुडिशरी का काम है। वो खैर एक अलग आर्टिकल अभी आपने कल परसों में पढ़ा होगा कि जिसमें कि क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण को लेकर के आया था। ठीक है, खैर इसी आर्टिकल में वापस आते हैं। और इस आर्टिकल में एक चीज़ जो कह रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट है कि भाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर उन्होंने जो टिप्पणी की है, और उन्होंने कहा है कि सभी तरह के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी बुनियादी कौन सा, कोलकाता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड है ना, कि भाई इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। जिसमें हम क्या कर सकते हैं सुधार के नाम पर, वे फॉरवर्ड में एक कलकत्ता हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई कैसा भी प्रिजनर हो, कैसा भी अपराधी हो, उसको उसकी बुनियादी ज़रूरतें तो मिलेंगी। अगर वो मान लो मांग रहा है कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो देना पड़ेगा। ठीक है, बुनियादी ज़रूरतें हैं जो वो उसको देनी होंगी, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का मानना है। और किसी भी तरह का, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर हो, चाहे वो छोटा अपराधी हो, चाहे बड़ा अपराधी हो, कैसा भी हो, उसको वो देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आप वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारे जेल मैनुअल हैं, जेल नियमावली है ना 2016 वाली, इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, मॉडल प्रेजेंस हैं जो उसमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इकोनॉमी से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसमें कि विंड एनर्जी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि विंड एनर्जी जनरेशन है जो, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि विंड एनर्जी पर आए उससे पहले क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक डाटा देख लेते हैं कि भाई नवीकरणीय ऊर्जा का ही तो पार्ट है। तो नवीकरणीय ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बता रहा हूँ। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है, हर देश की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लेकर के, मतलब कि इतना जनरेट कर सकते हैं, इसको लेकर के जो है वो देश की, पूरे देश की बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है इस टाइम पे चीन। ठीक है, चीन है। दूसरे नंबर पर है यूएस, फिर है ब्राज़ील,
ठीक है, दूसरे नंबर पर यूएस, ब्राजील और फिर भारत, इंडिया। और इंडिया के बाद एक और ले लीजिए, जर्मनी, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और सीक्वेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1453, मतलब आप मान लीजिए कि लगभग इतना गीगावाट ये रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहे हैं। कौन? चाइना। चाइना है जो वो 1453 गीगावाट। वहीं अगर यूएस की बात करेंगे तो ये कितना है? 388 गीगावाट। आप देख रहे हैं डिफरेंस। ये अपने आप में आप डेटा की तरह यूज़ कर सकते हैं मेंस के आंसर पर कि दोनों के बीच में कितना भारी डिफरेंस है। यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में चाइना है जो वो कितना आगे है। ठीक है, ब्राज़ील की अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ील है जो वो 388, सॉरी यूएस है 388, ब्राज़ील 194 और भारत है जो 176 गीगावाट। ठीक है, तो ये याद करना है आपको, ये वाला डेटा याद करना है और ये दोनों डेटा याद करने हैं। तो 176 गीगावाट है, आपको पता है कि जिसमें से 2030 तक हमने वादा किया हुआ है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 500 गीगावाट बना देंगे, है ना, 500 गीगावाट बनाएंगे, जो कि 167 अभी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो चुकी है। ठीक है, जर्मनी की है जो वो 167 है, 167। ठीक है, इतना याद नहीं रखना है आपको, बस ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है और ये ऊपर के 2 डेटा और एक भारत का डेटा, ये 3 डेटा आपको इसमें से याद करने होंगे। ठीक है, तो ये तो रिन्यूएबल एनर्जी की स्थिति है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। लेकिन अगर मैं, है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि ग्लोबल पावर, ग्लोबल विंड पावर। ठीक है, अब अगर मैं ग्लोबल विंड पावर के बारे में बात करूं, ग्लोबल विंड पावर, ग्लोबल विंड पावर, अभी तक तो हमने बात की रिन्यूएबल एनर्जी की पूरी। अब आते हैं अपने विंड पे, मतलब पवन ऊर्जा के हिसाब से ग्लोबल विश्व के स्तर पे क्या क्या कंडीशन है। जैसे कि क्या ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर भी है जैसी रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में है, क्या वैसी ही कंडीशन यहाँ पर भी है? तो यहाँ पर जो बता रहे हैं वो है सबसे ऊपर चाइना, सबसे ऊपर है चाइना, विंड एनर्जी में भी चाइना सबसे ज़्यादा है। फिर है यूएस, ठीक है, फिर है यूएस, उसके बाद है जो वो है जर्मनी और फिर इंडिया। ठीक है, जर्मनी और फिर इंडिया। ठीक है, ये 4 आपको ध्यान देने हैं। अब विंड पावर में कितना है? विंड पावर में 474 गीगावाट, 474 गीगावाट। यूएस की बात करते हैं तो यूएस है 150, है ना, बहुत डिफरेंस है, 150 गीगावाट। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत है यहाँ पर मात्र 44 गीगावाट, 44 गीगावाट। ठीक है, 44 गीगावाट। तो ये इतना डेटा आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, 5वां याद रखना है तो इसके नीचे स्पेन है, स्पेन। ठीक है, इतना डाटा आपको याद रखना होगा। अब क्या कह रहे हैं इसमें, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो भारत के पास कैपेसिटी है जो वो बहुत ज़्यादा है। भारत अगर क्षमता की बात करते हैं, भारत की विंड की, पवन की क्षमता की अगर बात करते हैं तो क्षमता है जो इनकी वो है 1100 गीगावाट की, है ना। और अभी हम मात्र 44, मतलब लगभग 6%, हमने मात्र अभी इसका सिर्फ 6% यूज़ किया है। तो यानी कि भारत के पास ये क्षमता है। तो फिर क्या कर सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए? तो यहाँ पर 2 चीज़ें बता रहे हैं, एक रीपावरिंग और एक रीफर्बिशिंग। मतलब कह रहे हैं कि आप क्या करो, एक आप इसको पुनः शक्तिकरण करो, एक बार इसका पुनः शक्तिकरण, और दूसरी चीज़ कह रहे हैं नवीनीकरण। ठीक है, नवीनीकरण, पुनः नवीनीकरण करो। नवीनीकरण क्या है मतलब? नवीनीकरण मतलब देखो, एक तो आप ये करो कि अगर खराब हो रहे हैं या फिर बहुत कम एनर्जी दे रहे हैं, पवन चक्कियाँ वगैरह जो लगी हुई हैं वो अगर अच्छे से एफिशिएंसी नहीं दे रही, तो एक तो उनको बदलो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि पुनः शक्तिकरण, आप इसमें क्या करो कि ब्लेड मान लो छोटा है तो ब्लेड बड़े कर दो, है ना, हाइट है जो छोटी है वो बड़ी कर दो, ब्लेड कोई ख़राब हो गया उसको बदल दो। तो उसमें आपको क्या करना है कि अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो एक अपग्रेड कर दो और एक आपको क्या है कि चेंज कर दो। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि भाई ये आपको बदलाव पूरे भारत स्तर पर करने होंगे। तो हम उस चीज़ को अभी, क्योंकि देखो बहुत खर्चीला प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, तो इस लिहाज से अभी हम उतना ज़्यादा इसमें नहीं कर पा रहे, लेकिन इसमें क्षमता हमारे पास है तो हम इसको धीमे धीमे करके बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, तो ये डेटा है जो ये इस आर्टिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ठीक है, साइंस टेक पर आते हैं और CKM सिंड्रोम। क्या है ये CKM? कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर किडनी और किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो क्या बात कर रहे हैं इसमें? बात कर रहे हैं कि देखो लोगों का ना धीरे धीरे वेट गेन हो रहा है। CKM कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें धीमे धीमे लोगों का, बस यही बात आपको याद रखनी है और कुछ नहीं इसमें, है ना। धीमे धीमे वेट है जो वेट गेन हो रहा है, और वेट गेन होने के पीछे का अगर हम कारण देखते हैं तो वहां पर है क्या? लाइफ स्टाइल। तो ये एक CKM सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम, इस तरह की चीजें हैं जो वो UPSC पूछ लेता है कुछ नहीं इसमें, लेकिन नाम इसका ऐसा है कि पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान में रखिए, धीरे धीरे वेट गेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपकी लाइफ स्टाइल के वजह से। लाइफ स्टाइल, ठीक है, आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से धीमे धीमे आपका वेट गेन हो रहा है, जिससे कि मोटापा है जो वो बढ़ रहा है और शरीर के कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं। किसमें? आपके हृदय में, हार्ट में, है ना। लिवर है जो लिवर, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। आप देख रहे हैं बहुत कम एज के बच्चों को आजकल क्या हो रहा है? हार्ट अटैक जैसी चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा लिवर, फैटी लिवर हो जाता है, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाता है, सिलिकोसिस हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं जो वो लिवर में देख रहे हैं। किडनी की प्रॉब्लम है, पथरी जैसी चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। ठीक है, लिवर, किडनी और हार्ट, यहाँ पर है जो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इन ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। BP वगैरह के स्टूडेंट लोग हैं जो मरीज हो रहे हैं। मतलब इसको आप चाहें तो लिंक कर सकते हैं किससे? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ना, कि भारत में एक समय जब था तो कम्युनिकेबल डिसीज जो थी, संचारी रोग और एक गैर संचारी रोग। तो गैर संचारी रोग कौन से होते हैं? कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, BP हो गया, ये सारा कुछ है जो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आ जाएगा। ठीक है, सांस की बीमारी हो गई, तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में हो जाएगा। और अगर कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो मतलब कोई भी छूने से फैलने वाली बीमारी, कोविड-19 हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, कोई भी छूने वाली बीमारी। ठीक है, तो ये आजकल क्या है कि भारत में खतरा है जो वो उल्टा हो गया है। मतलब 60% अब जो मौतें हो रही हैं वो NCD के कारण हो रही हैं, और 40% मौतें हैं जो वो अब अगर टोटल बीमारियों में देखेंगे तो हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से। ठीक है, CD की वजह से, कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से 40%। अब उल्टा हो गया है। एक समय में क्या होता था कि 60% कम्युनिकेबल डिसीज़ थी और 40% NCD थी, लेकिन NCD धीमे धीमे बढ़ती जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि 2030 आते आते ये है जो वो स्तर है जो 75 हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि टोटल 4 मौतों में से 3 मौतें हैं जो वो किससे होंगी? NCD से होंगी। ठीक है, NCD से होंगी। तो ये बड़ा एक खतरा हो रहा है। तो CKM सिंड्रोम आप शब्द याद रखिएगा। ठीक है, CKM सिंड्रोम आपको शब्द याद रखना है, क्योंकि इन सब वजहों से हो क्या रही है? इन सब वजह से यहाँ पर प्रीमेच्योर डेथ हो रही है। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब है कि ऐसी मौतें हो रही हैं जो समय से पूर्व हो रही हैं, पहले ही हो जाती हैं। ठीक है, समय से पहले ही हो जाती हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो मेंस में क्वेश्चन बनाएगा, वो है ग्लोबलाइजेशन के साथ, वैश्वीकरण के साथ। वैश्वीकरण को आप जब लिंक करते हैं हेल्थ के साथ, ठीक है, तो वैश्वीकरण को हेल्थ के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? वैश्वीकरण के कारण ही ये हमारा जो वर्क कल्चर है, इसमें नाइट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आया है। तो आप कह सकते हैं वर्क कल्चर है ना, कार्यशैली, जो आपकी कार्यशैली है ना, इसमें जो नाइट शिफ्ट का कल्चर है, नाइट शिफ्ट वाला, कि रात को काम करना है, नाइट शिफ्ट, ये सब क्या है? ये सब इसी की देन है। वर्क कल्चर है, वैश्वीकरण की ही देन है। हमारे यहाँ जो पिज़्ज़ा कल्चर आ गया है, पिज़्ज़ा कल्चर, या ये जंक फूड कह लीजिए आप, जंक फूड है ना, जंक फूड का सेवन है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिज़्ज़ा कल्चर जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब किसकी वजह से है? वैश्वीकरण की वजह से ही तो ये हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है भाई? अवेयरनेस फैला सकते हैं, वर्क कल्चर मैनेजमेंट कर सकते हैं। लोगों को यहाँ पर बताना होगा कि भाई समय से आपको मतलब नींद लेना ज़रूरी है, स्वस्थ खाना खाना, वॉक करना ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना ज़रूरी है, खाने में किस तरह का खाना, विटामिन युक्त खाना है, प्रोटीन युक्त चीज़ें खानी है ना। इन चीज़ों को आपको बढ़ावा देना है, थोड़ा सा जागरूकता फैलाने की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लोगों को अभी पता नहीं है कि किस तरीके से की बीमारियाँ इनके इस गलत लाइफस्टाइल के कारण हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एनवायरनमेंट के टॉपिक पर आते हैं।
जो यहाँ पर बात कर रहा है कि CO2 एमिशन सेट टू राइज 0.8% दिस ईयर। ठीक है, गंभीर चर्चा है। कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या है कि एक बजट आया है। बजट किस चीज़ का बजट है? ये बजट है ग्लोबल कार्बन बजट। ग्लोबल कार्बन बजट। बजट का मतलब क्या होता है? पैसे का आना, पैसे का जाना, है ना, ये तो नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर कौन सा बजट है? ये कार्बन का बजट है। तो कार्बन का बजट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये बजट आपको बताएगा कि अभी आप कितना और प्रदूषण या एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और कितना किया जा सकता है, जिससे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस मतलब 1850 के कंपैरिजन में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो वो ना बढ़े, ये इसके ऊपर ना जाए तापमान। तो आप कहेंगे सर ये सब क्या हो रहा है? तो बात यह है कि बेटा 1850 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का समय है, औद्योगिक क्रांति का, इसलिए हम इसको बेस मान लेते हैं। और आज के प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो 1850 से कंपैरिजन करते हैं, मतलब औद्योगिक क्रांति के समय से कंपैरिजन करते हैं। और ये क्या है? ये है पेरिस सम्मेलन हुआ था। इसको जब कम करने की बात करते हैं तो फिर उसके दौरान अलग अलग मीटिंग्स होती हैं जिनको हम कोप कहते हैं। कोप COP है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, उसी में एक मीटिंग हुई थी COP 21 2015 की बात है। और वहाँ पर पेरिस सम्मेलन में ये डिसाइड हुआ था कि हम वैश्विक स्तर पर जो तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, कब के कंपैरिजन में? 1850 के कंपैरिजन में। तो आज की स्थिति क्या है? तो ये बजट के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें आपके दिमाग में अब क्लियर हो गई होंगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बजट है ये रिलीज़ 120 साइंटिस्ट की एक कमेटी है, वो लोग इसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन सा देश है जो वो कितना उत्सर्जन करेगा, कर सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जो वो इसका लेखा जोखा है जो वो लोग रखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग अब उस कैटेगरी में बचे नहीं, अब हम लोग उसके ऊपर निकल चुके हैं। ठीक है, उसके ऊपर अब हम लोग निकल चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखो आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले कोपरनिकस रिपोर्ट आई थी, और कोपरनिकस रिपोर्ट ने क्या बताया? कोपरनिकस रिपोर्ट उसने बताया कि वर्ष 2023, ठीक है 2023, देखो समझो, जब मैं 1.5 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ तो किसी एक साल के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज। ठीक है, एवरेज है जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक साल ऐसा है जिसमें ब्रीच हुआ है। ये ब्रीच हुआ है कौन सा? 2023 का साल। इस साल 1.67 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मतलब कहने का, अगर हम आज के एवरेज की बात करें कि अभी चल कितना रहा है, तो आज का एवरेज है 1.1 या 1.2 डिग्री सेल्सियस, है ना, कि हम इतना ऊपर तो आ चुके हैं। तो आप कहेंगे कि सर बहुत ही कम डिफरेंस बचा। हाँ, बहुत ही कम डिफरेंस बचा है, जो कि ये बजट रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 4-5 साल और रुक जाइए बस, है ना, ज़्यादा दिन नहीं रुकना है, बस 4-5 साल रुक जाइए। ये जो एवरेज है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से या उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4-5 सालों की बात और है। तो ये बात है जो ये इस बजट में ये जो चर्चा है। ठीक है, बाकी ये आपको याद नहीं करना, ये जो यहाँ पर दे रहे हैं ये डेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है याद करने की। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको देशों का एक डेटा बता रहे हैं कि अभी अगर सबसे ज़्यादा एमिटर की बात करें कि भाई सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर कौन रहा है, तो एब्सोल्यूट एमिटर की अगर बात करें, एब्सोल्यूट एमिटर कौन है ना, मतलब शुद्ध रूप से अगर जो उत्सर्जन की बात करते हैं कि कौन उत्सर्जन कर रहा है इस वक्त सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो बर्डन है ये किसके ऊपर है इसको कम करने का, मैक्सिमम बर्डन, ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर है? ज़्यादा बर्डन विकसित देशों के ऊपर है ना। लेकिन चाइना है जो वो विकसित की कैटेगरी में आ नहीं रहा है, क्योंकि जब हम पर्यावरण के मामले में बात करते हैं तो पर्यावरण के मामले में चाइना ने जो अपना विकास किया वो अभी पिछले 30 सालों के आसपास किया है। लेकिन ये जो कार्बन का उत्सर्जन हुआ है ये कब हुआ है? ये पहले की बात है, 1850 की बात है। ठीक है, तो उस समय की बात है, क्योंकि तो चाइना का उसमें रोल नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम उत्सर्जकों की लिस्ट देखते हैं तो चाइना है जो जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में भी चाइना ही दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 31% है जो उत्सर्जक, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो सबसे ज़्यादा चाइना ही कर रहा है। इसके बाद यूएसए है। यूएसए कितना कर रहा है? यूएसए कर रहा है 13%। और अगर भारत की बात करें जो कि तीसरे नंबर पर आ रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो भारत है जो वो यहाँ पर कर रहा है 8%।
8%। ठीक है, तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। लेकिन ये क्या है, ये एब्सोल्यूट देश के हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूटर है, देश के हिसाब से बात हो रही है कि भाई ये पूरा देश मिलकर के, क्योंकि देखो विकास तो करेंगे ही, अब विकास जब करेंगे तो उत्सर्जन होगा। ठीक है, उत्सर्जन होगा, ये क्या है। और दूसरी बात आप यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि देखो एक विकास वाला फैक्टर भी है, दूसरा एक बड़ा देश भी है, ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इस आधार पर यहाँ पर ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, एक तो विकास भी है ना, इसलिए भारत बड़ा है, पॉपुलेशन है, लेकिन उस लेवल का अभी विकास नहीं है और उस लेवल की हम चीज़ें अभी कर नहीं रहे, उपकरणों का इस्तेमाल हम कर नहीं रहे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर पर कैपिटा भी बता दीजिए। तो देखो ग्लोबल पर कैपिटा भी दिया हुआ है इसमें, ग्लोबल पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब क्या है, ग्लोबल पर कैपिटा का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम प्रति व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, प्रति व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताते हैं तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से एमिशन है, जो उत्सर्जन है, तो ग्लोबली अगर देखा जाएगा तो 1.3 टन। ठीक है, 1.3 टन कार्बन प्रति पर्सन, टन कार्बन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है जो 1.3, ये एवरेज है ग्लोबल का, ग्लोबल पर कैपिटा। ग्लोबली अगर हर मेरा आपका सबका है ना, पूरे विश्व के सभी लोगों का मतलब जितना है उसको टोटल को हमने एवरेज निकाला तो ग्लोबल स्तर पर हम कितना निकल के आ रहा है, 1.3 निकल के आ रहा है। कम ज़्यादा सब मिलाकर के एवरेज ही आ रहा है। अब अगर हम देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और बात करेंगे पर कैपिटा की, तो क्या होगा, तो यूएस है 3.9 पर, यूएस है कितना 3.9 पर, नंबर 1 पे हो जाएगा ये। चाइना है जो वो नंबर 2 पे आ जाएगा, प्रति व्यक्ति के मामले में चाइना है जो 2.3 पे आ जाएगा, 2.3। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन 1.5। भारत है जो वो किस पर है, 0.7। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर डिफरेंस जो है वो ठीक ठाक स्तर का देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जो वो आपको याद रखना है कि भाई पर कैपिटा में हमारा क्या है, कितना है पर कैपिटा में क्या है। ठीक है, यहाँ पर 3.9 है और कहाँ 3.9 और ये। तो ओवरऑल किसके बारे में बात है, ओवरऑल क्या है, यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात है, कार्बन पदचिन्ह के बारे में बात है। कार्बन पदचिन्ह का मतलब क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति कितना कार्बन है जो वो कार्बन उत्सर्जन वो कर रहा है, अलग अलग अपनी एक्टिविटीज़। जैसे इस वक्त मैं क्या है कि बहुत सारी लाइटों के बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में घिरा हुआ हूँ, तो यानी कि मैं यहाँ पर मेरी वजह से कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है आपके कंपैरिजन में, क्योंकि आप इस वक्त सिर्फ एक मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, तो आप में और मुझ में जो डिफरेंस है वो ये है कि सर मेरा कार्बन फुटप्रिंट इस वक्त आपसे कहीं ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम देश के स्तर पर बात करें तो भारत का कार्बन फुटप्रिंट इस वक्त कहीं कम है, किसके कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में, है ना, क्योंकि यूएस है जो वो विकसित देश है, उनकी लाइफ स्टाइल का ही पार्ट हो गया है वो कि कार्बन का उत्सर्जन वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो वो इसमें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो एवरेज है जो क्योंकि बढ़ने वाला है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है, और डेटा भी है जो वो गंभीर है। तो ये भी पता चल रहा है कि कौन सा देश है जो जिसको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन है जो अभी मैनेजेबल है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है भाई, बाकू में एक ब्रेक थ्रू आया है, क्या, कोप क्लियर्स द कार्बन क्रेडिट ट्रेड। कार्बन क्रेडिट ट्रेड को लेकर के यहाँ पर बड़ा ब्रेक थ्रू देखा जा रहा है। कार्बन क्रेडिट ट्रेड, कार्बन क्रेडिट देखो यहाँ पर क्या है कि ये बहुत सालों से चलती हुई चर्चा है। मैं जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त कि कोप 29 चल रही है। ठीक है, कोप 29 है जो वो चल रही है और अजरबैजान बाकू में चल रही है। और यहाँ पर एक फाइनल हो गया है कि भाई ठीक है, अब हम ग्लोबल स्तर पर कार्बन क्रेडिट है जो वो उसका मैकेनिज्म है जो वो फॉलो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या होता है कार्बन क्रेडिट, मतलब मान लीजिए कि 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, 2 इंडस्ट्रीज़ हैं और लिमिट है 100 यूनिट से ज़्यादा आप उत्सर्जन नहीं कर सकते, मान लीजिए। ठीक है, और 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, ये है इंडस्ट्री ए और ये है इंडस्ट्री बी। ठीक है, इंडस्ट्री ए ने लिमिट से ज़्यादा कर दिया एमिशन, कार्बन का उत्सर्जन, और इंडस्ट्री बी ने लिमिट से कम किया है। तो इसको क्या है, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और इसको जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको ये क्या कर सकता है, कार्बन क्रेडिट में कन्वर्ट कर लेगा। और फिर क्योंकि इसने कम किया है, इसने ज़्यादा कर लिया है, लेकिन बैलेंस करना है। मान लो 100 थी, इसने 120 किया है और इसने 80 किया है ना। तो इसके बाद 20 है जो वो 20 पॉइंट मिल गए इसको। तो अब ये पॉइंट्स हैं जो ये खरीदेगा
कंपनी ए वाला खरीद लेगा इससे, जिससे कि क्या हो जाएगा कि बैलेंस की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे कि क्या है, लिमिट को मेंटेन करने की जो है वो लिमिट को मेंटेन करने पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, लिमिट कितनी रखनी कितनी नहीं, ये जो है वो कार्बन क्रेडिट का एक मैकेनिज्म है। तो ये तो देश के भीतर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हालांकि ये बड़ा सवालों के घेरे में रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्री ने इतना किया और इसने कम किया, ये चीज़ पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वैश्विक स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन किसने कितना किया, ये कैसे पता कर लिया जाए, इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं है। क्योंकि तो जिस लिहाज से क्या है, ग्रीन वॉशिंग जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कि क्या होता है कि झूठ बोल करके, ये कह करके, लेबल चिपका करके कि हमने क्या है कि सब कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली किया है, इस तरीके की भ्रामक जानकारी एडवर्टीजमेंट करके आप क्या करते हो, ये ग्रीन वॉशिंग के तहत महंगे दामों पर बेच देते हो। तो कंपनियां अपना फ़ायदा कमाने के लिए ऐसा करती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ रहती है। तो इसके लिए हालांकि हमारे भारत सरकार ने 8 पॉइंट दिए हैं कि भाई ये अगर आप 8 पॉइंट फॉलो करोगे कि है ना, जल संरक्षण कर रहे हो आप, जो है वो मैंग्रोव्स के प्लांट्स लगा रहे हो आप, पेड़ पौधे लगा रहे हो आप, अलग अलग मतलब जो भी ज़रूरतें हैं किसकी, कार्बन को कम करने की, कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए, अगर वो 8 काम आप कर रहे हो तो आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, फिर उस केस में आप सर्टिफिकेट दे सकते हो, दिखा सकते हो कि देखो ये जो मैंने कम किया वो इस आधार पर कम किया है। ठीक है, अब ये चीज़ है जो ये वैश्विक स्तर पर लागू हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर कैसे लागू हो जाएगी भाई? जो चीज़ अभी देश के स्तर पर एक कंपनी दूसरी कंपनी से कर रही है, वो वैश्विक स्तर पर कैसे लागू होगी? तो फिर से जिक्र आएगा किसका? पेरिस सम्मेलन का। पेरिस सम्मेलन में जो बात हुई थी वो ये थी कि भाई वैश्विक स्तर पर इसलिए लागू होने की बात कर रहे हैं कि पेरिस सम्मेलन का आर्टिकल नंबर 6, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ना प्री में डायरेक्ट पूछ लेंगे, आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो समझिएगा, टफ कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो आर्टिकल 6 है जो वो किससे संबंधित है? पेरिस सम्मेलन का। तो यहाँ पर क्या है कि वैश्विक स्तर के लिए ये बनाए जा रहे हैं कि क्या क्या हम वो बना लें, गाइडलाइंस बना लें कि भाई क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 में जो चीज़ें लिखी हैं, अगर वो सारी चीज़ें फॉलो हो जाती हैं तो फिर उस केस में ये माना जाएगा कि हाँ, ये इस देश मतलब किसी एक देश ने अगर उन सारे प्रावधानों का पालन किया है जो आर्टिकल 6 में लिखे हैं, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि हाँ, इसके पास कार्बन क्रेडिट देने के लिए ये एलिजिबल हो गया। ठीक है, तो वो कार्बन क्रेडिट जो किसी एक देश को मिल जाएगा, मतलब अब मैं यहाँ पर जो कंपैरिजन कर सकता हूँ वो आप मान लीजिए ये यूएस हो गया और ये भारत हो गया। ठीक है, कि भारत ने क्या किया, 80 किया है और यूएस ने 120 कर दिया, तो भारत अब यूएस को बेच सकता है। किसके तहत में? आर्टिकल 6 है जो वो ये बात कहता है कि आपको क्या करना है कि देशों के बीच में जो कार्बन क्रेडिट है, आप ऐसे याद रखिए कि देशों के बीच में कार्बन क्रेडिट को फैसिलिटेट करने की बात करता है। देशों के बीच ठीक है, कार्बन क्रेडिट फैसिलिटेट करने की बात करता है कि किस तरीके से कार्बन क्रेडिट है जो वो देशों के बीच में जा पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बड़ी, हालांकि अभी जब कोप हो जाएगी तो हम इसको वापस से कवर कर लेंगे। ठीक है, जब कोप 29 पूरी हो जाएगी, कि कब 11 नवंबर से शुरू हुई है और आई थिंक 22 नवंबर तक चलेगी है। ठीक है, तो जब ये फाइनल हो जाएगी तो उस केस में हम दोबारा से इसको पूरी सारे प्रावधानों को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक ये बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, तो क्योंकि ये बड़ा ब्रेक थ्रू आ गया है तो उस लिहाज से हम ये बात कह सकते हैं कि इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा अगर आप ये PDF चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम है, उस पर ज्वाइन करके PDF भी ले सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।